हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर का जो आधा भाग पढ़े हुए हैं उस आधे भाग का हम लोग जो है सारांश का रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूमेरिकल को लगाए थे। तो न्यूमेरिकल हम लोग लगा चुके हैं और आज हम लोग जो है जितना हम लोग पढ़े हैं तीसरे पार्ट में, हमारा तीसरा पार्ट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो तीसरा पार्ट जो है, तीसरे पार्ट में जितना भी हम टॉपिक पढ़े हैं उन सभी टॉपिकों को हम लोग आज एक नज़र में देखेंगे और सभी को एक बार हम लोग उसको याद करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है, याद करना। तो हमें याद इसको करना है और याद में रखना है। सभी सूत्र जो है, हर एक पॉइंट इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए आज हम उसका सारांश जो है दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इस जो पार्ट का नाम है वो क्या नाम है, तो विद्युत धारा होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। तो वही पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, देखिए कर रहा है कि विद्युत आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि जो विद्युत आवेश होता है, जब क्या करते हैं, गति करते हैं, विद्युत आवेश क्या करते हैं, गति करते हैं, तो उनकी अवस्था को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई चालक है, ऐसा कोई चालक है, तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो क्या होता है, इनके गति करने से ही धारा बहता है, ठीक है। इनकी गति के जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, मतलब कि ये विद्युत धारा का परिभाषा हो गया। अब उसके जो है परिमाण के स्वरूप हमें अगर उसका परिमाण निकालना तो उसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो उसका परिमाण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से विद्युत आवेश की प्रवाह दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, ऐसे कोई चालक है, ठीक है, और इसका चालक का जो अनुप्रस्थ काट होगा, मतलब कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इससे जो बहने वाला जो आवेश का जो प्रवाह दर होगा, प्रवाह दर का मतलब क्या, प्रवाह दर का मतलब कि कितने समय में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि कोई चालक है और उस चालक में 1 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वह उसका जो है विद्युत धारा कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, वह उसका विद्युत धारा कहलाएगा, ठीक है। उसके मान को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे कि वह विद्युत धारा है, ठीक है। मतलब कि 1 सेकेंड में मान लीजिए हम क्या करेंगे, अगर 1 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकेंड में 10 कूलम, तो ये क्या कहलाएगा, ये विद्युत धारा कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है कूलम प्रति सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो है 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो इसको परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये बात, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना है कि ये क्या हो गया। अब हम लोग जो है जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा को हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। और आई बराबर होता है क्यू अपन टी। क्यू क्या है, तो आवेश है, और टी क्या है, तो समय है। मतलब कि क्यू बटे टी हो जाएगा, ये हमारा जो है विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार जो है इसका जो मात्रक होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम लोग कूलम प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो कूलम प्रति सेकेंड है उसको सीजीएस मात्रक कह सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सीजीएस मात्रक कूलम प्रति सेकेंड को, ठीक है। इस बात को आप जो है ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। जो विद्युत धारा होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा के पास हम लोग जानते हैं कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युत धारा के पास क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, परंतु इसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि, क्योंकि एक सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। मतलब कि जो सदिश नियम होता है, जो सदिश नियम होता है उस नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखें, इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कर कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चालक में धनावेश की गति की दिशा में, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अथवा ऋणावेश वाहक की गति की विपरीत दिशा में ली जाती है। मतलब कह रहा है कि जो विद्युत धारा की जो दिशा है हम उसको कैसे लेते हैं। जैसे कि अगर मान लें कि ये हमारा एक कोई चालक है और इस चालक को हम क्या करते हैं, ऐसे जो है एक बैटरी से एक सेल से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगा। जब इसमें धारा प्रवाहित होगा तो कैसे, ऐसे धारा प्रवाहित इसमें होगा, ठीक है, ऐसे प्रवाहित होगा, क्योंकि प्लस टर्मिनल से धारा बहता है। तो जब ऐसे धारा बहता है तो धनावेश क्या करते हैं, धनावेश जो है धारा की दिशा में गति करेंगे। मतलब जिस दिशा में धनावेश गति करेंगे उसी दिशा में क्या करता है, धारा भी बहता है। और ऋणावेश क्या करते हैं, इसके ठीक जो विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो जो धारा की जो दिशा होती है वो धनावेश की गति की दिशा में होती है और ऋणावेश की गति के विपरीत दिशा में होती है। इस बात को याद रखें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जो है एकदम याद होना चाहिए। इसका जो है ये अदिश राशि होता है, ये भी याद होना चाहिए। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट कर रहा है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी चालक में
किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा के बराबर होती है। अर्थात कह रहा है कि जो विद्युत धारा का जो घनत्व होता है, मतलब कि धारा घनत्व का जो परिमाण है वो किसके बराबर होता है, तो किसी धारा घनत्व जो है वो किसी चालक के किसी बिंदु के परितः, किसी चालक के किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल में, परितः एकांक क्षेत्रफल में मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर से अभिलंबवत गुजरने वाली जो विद्युत धारा का जो मान होगा उसी के बराबर होगा। अर्थात कह लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये चालक है, ठीक है, अगर ये चालक है तो इस चालक के ये जो इसका चालक जो होगा, ठीक है, ये जो चालक होगा इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से, मतलब कि प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर के, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर से जो गुजरने वाली जो धारा होगी, जो आई होगी, उस आई को हम क्या कहेंगे, उस आई को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहेंगे, उस आई को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहेंगे। और ये धारा क्या होगा, इस बिंदु के अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री पे ऐसे गुजरेगी, बिंदु के लंबवत 90 डिग्री पर गुजरेगी। ठीक है, तो इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं हम। कुछ अलग ही तरीके से आपको परिभाषा लिखाए हैं, उस परिभाषा को भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा कैसे दे रहा है, तो यहाँ पे बराबर के रूप में दे रहा है, कह रहा है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली धारा के बराबर होता है। मतलब कि धारा घनत्व का जो मान है वो किसके बराबर होता है, तो धारा घनत्व का मान जो है किसी चालक के किसी बिंदु से उसके परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो अविलंबित गुजरेगी धारा उसी मान के बराबर हो जाएगी। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं और ये जे जो है बराबर हो जाएगा कितना, जे जो है बराबर हो जाएगा I/A के। ठीक है, ये सूत्र हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को ध्यान रखें। इसके बाद से जो इसका मात्रक है उसका मात्रक कितना हो जाएगा, तो इसका मात्रक देखिए यहाँ पे ये करें कि इसका SI मात्रक जो है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जे बराबर कितना I/A। ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो ये एम्पियर हो जाएगा और ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। अब जो है इसकी ये क्या होता है, तो विद्युत धारा जो धारा घनत्व है ये एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा जो है धारा की दिशा में होती है। मतलब कि ये क्या है, तो ये जो है धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा, मतलब जिस दिशा में धारा बहती है उसी दिशा में जो है धारा घनत्व की दिशा भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं इससे। फिर कि अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पे कह रहा है कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है। मतलब कि जो आवेशित कण होते हैं, जैसे कि आवेशित कण क्या हो सकता है, धनावेश हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करते हैं, जब गति करते हैं, ठीक है, स्थानांतरित होते हैं, तो उसी को हम क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत चालन कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगला पॉइंट दे रखा है कि कह रहा है कि किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन अथवा अनुगमन अफवाह या अनुगमन वेग कहते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, जैसे कि मान लीजिए कि जो चालक होता है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई चालक तार है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई चालक तार है, तो जब ये चालक तार है तो जो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जब इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं होता है तो क्या करते हैं, ये इधर उधर जो है यादृच्छिक गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसके सिरे के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक नियमित गति करते हैं, एक दिशा में जो है एक नियमित और एक औसत वेग से जो है गति करते हैं। और उस सूक्ष्म जो औसत वेग होता है, उस सूक्ष्म औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, हम लोग पढ़े हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग जो है VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, VD से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है, जो सूत्र होता है, उसका सूत्र देखिए, अनुगमन वेग का सूत्र होता है VD बराबर I/ANE। ठीक है, ये किसके बीच है, तो अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध है। और यहाँ पे देखिए अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध दे रखा है, VD बराबर J/NE। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को याद रखिए, इन दोनों सूत्रों को याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए देखिए अब पढ़े हम लोग J बराबर I/A होता है। तो इस सूत्र में क्या है, इस सूत्र में यहाँ पे देखिए, इस सूत्र में I/A दे रखा है, तो I/A की जगह पर हम J लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो उसको लिखा गया है। ठीक है,
तो ये अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, इसको एकदम याद रखें आप। ठीक है, उसके बाद से अगले पॉइंट में चलते हैं। कह रहा है कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक का क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। मतलब किसी भी आवेश वाहक का जो अनुगमन वेग होता है और जो उसका वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, मतलब कि जिस वैद्युत क्षेत्र में उसको हम लोग रखे हैं, ठीक है, उस वैद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी गतिशीलता कहते हैं। और गतिशीलता को म्यू से दिखाते हैं। और म्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा VD/E, म्यू बराबर VD/E, ठीक है, म्यू बराबर VD/E हो जाएगा। और यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा E/τ/m। यहाँ पे E/τ/m कहाँ से आता है, तो क्योंकि एक और हम रिलेशन पढ़े थे VD बराबर, जैसे कि हम आपको याद दिला रहे हैं, देखिए हम लोग पढ़े थे VD बराबर कैपिटल E इंटू स्मॉल e अपान, ये संबंध पढ़े थे। यही संबंध वहाँ पे जो है वो VD का मान यहाँ पे रखा गया है और उसको जो है सॉल्व किया गया है। ठीक है, काट पीट किया गया है तो उसका मान जो है उतना आया है। ठीक है, ये संबंध, तो यहाँ पर देखिए जो सूत्र जो मिला हुआ है वही संबंध का है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे देखिए, इसके आगे देखते हैं। कह रहे कि यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा है। कह रहा है कि E क्या है, तो E है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब कि E यहाँ पे क्या है, तो E इलेक्ट्रॉन है, और M क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, और टाउ क्या है, तो शांति काल है, इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ओम का नियम। ठीक है, यहाँ पर ओम का नियम दिया है, तो हम लोग ओम का नियम जानते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएँ जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित है तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा वैद्युत धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि कोई चालक है और उस चालक का जो भौतिक अवस्था होगा, ताप होगा और दाब होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उसके सिरों पे जो लगाया गया विभवांतर होगा वह विभवांतर किसके बराबर होगा, तो वह विभवांतर जो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, तो धारा के। मतलब कि यहाँ पे देखिए V अनुक्रमानुपाती I हो गया, और हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, और हमने यहाँ पे R को लगाया है, जिसे विद्युत चालक का क्या कहते हैं, मतलब कि जो चालक पदार्थ होता है उसका हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओम का नियम हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक और संबंध दिखाया गया है, अरे कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर के बीच संबंध। ये संबंध भी हम लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं, अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच संबंध पढ़े हैं, तो इस संबंध को याद रखिए। यहाँ पे V क्या है, तो विभवांतर है, और VD क्या है, तो यहाँ पर अनुगमन वेग है। E क्या है, तो E यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये E इलेक्ट्रॉन, टाउ श्रांतिकाल, M क्या है, तो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, और L क्या है, तो चालक का लंबाई है। इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर रखे हैं। अब देखिए अगला जो संबंध दे रखा है, कह रहा है कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है, तो कह रहा है कि किसी चालक में जो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध लगता है, उस अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो मान होता है R, ये किसके बराबर होता है, तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उस विभवांतर के कारण जो उसमें धारा प्रवाहित होता है, इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन्हीं अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, या उसके बराबर होता है। मतलब R का मान V/I होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और संबंध देखिए, इस संबंध को हम लोग ओम के नियम से पढ़े थे, ये संबंध भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये अनुगमन वेग के आधार पर ओम नियम की प्राप्ति के लिए संबंध ये पढ़े थे, तो इस संबंध को आप भी याद रखें। ठीक है, इसका मात्रक जो है, जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। मतलब कि जो विद्युत चालकता होता है वह किसका व्युत्क्रम है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम। मतलब कि 1/R जो है वो कितने के बराबर होगा, तो G के बराबर होगा, विद्युत चालकता के बराबर होगा। ठीक है, तो चालकता क्या होगा, चालकता जो है कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, तो R का मान जितना कम होगा चालकता उतना ही ज़्यादा होगा, और R का मान जितना ज़्यादा होगा चालकता उतना ही कम होगा। इस बात को भी ध्यान रखें हम लोग। ठीक है, इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि एक और बात यहाँ पे छूटा रहा है ऊपर। ठीक है, उसको देखते हैं पहले। ये अच्छा विद्युत चालकता हो गया है। अब इसका मात्रक देखिए, एक और बात है, हाँ मात्रक क्या होता है, इसका ओम मीटर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। ठीक है, अब इसके अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे कर रखा है, किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक
उस चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या कर रहा है, किसी चालक के भीतर, किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ई और जो धारा घनत्व होगा जी, इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध रो कहेंगे। क्या कहेंगे, रो कहेंगे। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, रो कहेंगे। तो ये देखिए, ये जो है विद्युत प्रतिरोध का मतलब कि विद्युत प्रतिरोध सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ये परिभाषा हो जाएगा। इस परिभाषा को ध्यान रखें। एक और संबंध हम इसके बारे में जानते हैं, ये भी जानते हैं, ओम नियम से प्राप्त करते हैं, रो बराबर आर ए अपन एल होता है। ठीक है, अब इसके आगे पॉइंट देखिए, कह रहे कि यहाँ पे किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब जो विशिष्ट जो प्रतिरोध जो निकाले हैं रो, यहाँ पे जो रो निकाले हैं, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या कहलाएगा, वो विशिष्ट चालकता कहलाएगा। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे और सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। तो ये सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध था उसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो इसका जो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक मतलब कि इनवर्स है इसका, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस संबंध को ध्यान में रखते हैं हम लोग। उसके बाद से यहाँ पे ये देखिए, उसके बाद से यहाँ पे दे रखा है, कह रहे कि किसी धातु की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। मतलब कि किसी धातु की जो प्रतिरोधकता होती है, जो रो का मान होता है, वह क्या होता है, तो ताप जब हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, तो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। और उसके लिए हम सूत्र प्राप्त करते हैं, रो टी बराबर रो नॉट कोष्टक में 1 + अल्फ़ा टी, ये सूत्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस सूत्र को ध्यान रखते हैं। ये प्रारंभिक विशिष्ट प्रतिरोध है, ये ताप बढ़ाने के बाद से विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, तो इन संबंधों को याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो क्या कहलाता है, तो अल्फ़ा यहाँ पे कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। उसका भी मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से देखिए कुछ लास्ट पॉइंट दे रखा है हमारा, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको हम बहुत अच्छे से भी पढ़े हैं। तो प्रतिरोधकता के लिए ताप का प्रभाव था, और यहाँ पे देखिए किसी धातु के प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। मतलब कि प्रतिरोधकता भी बढ़ता है, रो भी बढ़ता है, और प्रतिरोध आर भी बढ़ता है। आर कैसे बढ़ता है, तो उसके लिए भी सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं कि आर टी बराबर होता है आर नॉट कोष्टक में 1 + अल्फ़ा टी। तो ये पढ़ रखे हैं। ठीक, इस सूत्र को ध्यान में रखें हम लोग, तो ये बहुत काम आ सकता है। इस पे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक में दिया है, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा, किसी विद्युत परिपथ में जो व्यय ऊर्जा होती है, मतलब ऊर्जा का जो मान होता है W का मान, वो कितने के बराबर होता है, तो W बराबर होता है VQ। और VQ को हम ले सकते हैं, VQ क्या ले सकते हैं, V × I। तो V × I हो गया, और वहाँ पे Q है तो Q को हटा दिए हैं और वो T में बदल गया है। ठीक है, मतलब कि इसको हम QT में Q को हम I × T में बदल दे रहे हैं। Q क्या कर रहे हैं, Q को हम I × T में बदल रहे हैं, तो ये V I × T हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग चेंज करेंगे ओम नियम से। ठीक है, हम चेंज करना जानते हैं, इसको सब चेंज किए हैं, इसको भी हम लोग अच्छे से चेंज करके पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इस सभी सूत्रों को आप ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ में क्षय ऊर्जा होने की दर को, मतलब किसी विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा जो व्यय होती है उसकी दर को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं, और उसको हम लोग P बराबर W/T लिखते हैं। और W क्या है, तो विद्युत ऊर्जा है, P क्या है, तो शक्ति है, और T क्या है, तो समय है। हम इसको लिख सकते हैं V × I, क्योंकि हम W बराबर क्या लिखेंगे, VI × T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि T से T क्या हो जाएगा, हम अगर ये मान जो है अगर W की जगह पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, VI बचेगा। और फिर से उसी तरह हम ओम के नियम से मान रखते जाएंगे, तो ये दोनों सूत्र भी हमें मिल जाएंगे। तो इन संबंधों को आप याद रखें। इसका हम लोग डेरिवेशन एकदम अच्छे से किए हुए हैं पहले का। ठीक है, तो उन लेक्चर को भी देखेंगे तो आपका जो है स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे कि 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। मतलब कि कोई मान लीजिए कोई परिपथ है और वह 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले है, अगर उसमें जो है वह परिपथ में क्या करते हैं, अगर वो उसमें 1 घंटे तक ऊर्जा खर्च होती है, 1 घंटे तक ऊर्जा खर्च होती है, तो वह खर्च ऊर्जा कितने के बराबर होगी, तो 1 किलोवाट घंटे के बराबर होगी। और 1 किलोवाट घंटे को हम यूनिट भी कहते हैं, जिसका मान हम लोग निकालते हैं कितना, तो 1 किलोवाट घंटा। देखिएगा वह 1 kWh कितने के बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, इतने के बराबर होता है। इसको हम लोग जो है निकाले थे, चेंज किए थे। के मतलब 1000, W का मतलब जूल प्रति सेकेंड, और H का मतलब होता है 3600 सेकेंड।
ठीक है। तो हम सेकेंड में उसको चेंज करके उसको हल करते हैं। उसके बाद से किलोवाट घंटा में विद्युत व्यय ऊर्जा, मतलब कि जो हमारे घरों में जो ऊर्जा खर्च होती है उस ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट का उपयोग करते हैं या किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा खर्च होगी उस ऊर्जा को हम लोग यूनिट में निकाल सकते हैं और किलोवाट घंटा में निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है ये सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, वोल्ट एम्पियर घंटा प्रति 1000, ठीक है। या इसी को हम लोग वोल्ट इंटू एम्पियर को हम लोग वाट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे संबंध क्या है, यहाँ पे आपका संबंध है P बराबर V इंटू आई। भी क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, तो धारा है। तो I और धारा के जो गुणनफल होगा, मतलब V और जो धारा का जो गुणनफल होगा उसको हम लोग वाट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्ट और जो एम्पियर उसी को वाट ले लिया गया है और ये घंटे को घंटे लिख दिया गया और नीचे 1000 का 1000 है, ठीक है। तो इन दोनों सूत्रों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं किसके लिए, तो किसी भी ऊर्जा को किस में निकालने के लिए, तो यूनिट में या किलोवाट घंटा में निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ये भी पढ़े हैं प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाले हुए हैं, और ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, इसी तरह और भी होंगे तो हो जाएगा। समांतर जो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम जो है उस संयोजन में लगे सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों को योगफल के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ चुके हैं और इस पर हम लोग आधारित जो है न्यूमेरिकल को भी लगा चुके हैं। तो ये हमारा जो है जितना भी इसमें पॉइंट दे रखा है इन सभी पॉइंटों को जो है आप याद रखें, कॉपी में इसको आप नोट कर ले एक जगह पर, जिससे कि आप कभी कभी इसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कितना भी आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो आगे बढ़ने से अच्छा है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ने से अच्छा है कि आप उसको रुक करके सब रिवीजन कर लें, जिससे कि वो आपके दिमाग में आ जाए, तो ठीक है। तो जितने भी इसमें सूत्र दिए हैं सब एक एक सूत्र जो है महत्वपूर्ण है, आप इन सभी सूत्रों को नोट कर लें, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए गुड बाय।